जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक के खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म व आगाही का। आपको बताते चलें कि इल्म व आगाही का ये सिलसिला अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है। इसके अलावा हमारे साथ चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर का भी ताउन हासिल होता है, पैरागॉन पब्लिकेशंस, गोबीज पेंट और सुपर स्टार मोटरसाइकिल एंड ऑटो रिक्शा का ताउन इस ट्रांसमिशन यानी इस सेगमेंट को पेश करने में हमारे साथ हासिल होता है। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ मुकाबले यानी पेश करते रहे, तकरीरी मुकाबला, मुकाबला उसने क़िरात, मुकाबला नात ख़्वानी, ये तमाम चीज़ें पेश की गई इस हमारे इल्म व आगाही के सेगमेंट में। आज इसका 29वां प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर तो कल यानी आज शाम में चाँद नज़र आ जाता है या आज शब अगर चाँद नज़र आ जाता है और कल ईद उल फितर होती है, तब तो हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये सेगमेंट आज का लास्ट सेगमेंट होगा। और अगर कल यानी ईद उल फितर नहीं होती तो फिर हम प्रोग्राम पेश करेंगे। इस प्रोग्राम के पेश करने में अलीम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन हैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन रही है और ख़ास तौर पे इनकी पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि उन्होंने जिस तरह 29 दिन या 30 दिन हमारे साथ साथ काम करते हुए इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को पेश करने में जिस कदर मेहनत की है, इसमें मैं समझता हूँ कि इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए इनकी मेहनत पे जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए की है। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के सबसे पहले हम मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। आज बड़ी ज़बरदस्त सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि रोज़ाना ही हमारे साथ अच्छी शख्सियात होती हैं, लेकिन आज कुछ ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी शख्सियत को मदऊ किया अलीम कुरैशी साहब ने। हम भी शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब डॉक्टर उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के आए थे। आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता सवा साहिबा जो कि फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं आगोश ट्रस्ट की, और ये ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं और ये ओल्ड एज जो मुअम्मर लोगों का घर होता है वो चला रही हैं 2003 से, यानी इंसानियत की खिदमत और ज़ायदुल उम्र लोगों का जो घर होता है। आगोश ट्रस्ट उसकी फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं। बड़ी बात है, मेहनत से काम कर रही हैं शगुफ्ता सबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आप? शुक्रिया, आपने मदद किया। इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑफ सिंध जनाब अलीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? अल्लाह के करम है, ठीक ठाक। नाज़रीन, अब हम इससे पहले कि हम मज़ीद अपने गेस्ट्स की तरफ जाएं, आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ दो जजेस भी मौजूद हैं जो कि आज के इस तकरीरी मुकाबला, जो आज का तकरीरी मुकाबला है अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध का, इसके जजेस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास शेख साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मोहम्मद इसहाक साहब मौजूद हैं। खैरियत से? फर्स्ट क्लास जी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उसामा भाई, खैरियत से? आप कैसे चल रहे हैं? रमज़ान मुबारक अब तो आखिरी तकरीबन रोज़ा है, अगर कल आज चांद हो जाता है और कल ईद होती है तो आखिरी रोज़ा होगा। कैसे गुजरे रमज़ान मुबारक, बताइए। बस कैसे गुजरे, मामूल के मुताबिक गुजरे। और सियासी तौर पे तो पाकिस्तान की बदहाली मज़ीद आगे बढ़ी है इस रमज़ान के बावजूद। अच्छा, वो सब कुछ होता रहा जो नहीं होना चाहिए था, तो बस रमज़ान गुजर ही गए। तो आप समझते हैं कि पीटीआई को नहीं जाना चाहिए था? रवायती तौर पे गुजर गए। नहीं, जो नहीं सर, आपने कहा आइन है जो हुआ वो होना नहीं चाहिए। इशू नहीं है। हाँ, इशू इमरान खान को नहीं जाना चाहिए। मुल्क के बुनियादी मसाइल हैं, मुल्क के आइन है, कानून है। हाँ, ये बुनियादी इशूज़ हैं, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और हो। इमरान खान का जाना ठीक रहा? वैसे वज़ीर आज़म को जिस तरह से हटाया गया, इसको कौन ठीक कहेगा? अच्छा, आप इसकी मजम्मत करते हैं? सारी दुनिया इसकी मजम्मत, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है। अच्छा, आप समझते हैं कि गलत तरीके से हटाया गया, बैरूनी हाथ था? पाकिस्तान में तो बैरूनी हाथ कोई नई चीज़ नहीं है, और पाकिस्तान को बाजगुजार रियासत ही रखना चाहते हैं लोग। तो वही हालात नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, पार्टी इस पे पार्टी मौक़िफ़ लिया है कि गलत हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वज़ीर आज़म खुलकर बात नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। मतलब वो भी बस कभी इशारों में कुछ कह दिया, जब उनका दिल चाहा कुछ कह दिया। आप साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब
کے بارے میں تو جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں میرا خیال ہے وہ حسب حال ہیں. ہاں ہاں میں تو کوئی سیاسی پروگرام ہوتا تو اس پہ کوئی کمنٹ کرتا, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کھل کے بتا نہیں رہے, کچھ کھل کے نہیں بتا رہے. وہ کچھ کہتے ہیں, کچھ اندر ہوتا ہے, کچھ باہر ہوتا ہے, کوئی تجزیہ ہی سامنے نہیں آتا. بھائی پوری قوم اس طرح سے جو پوری قوم باہر نکلی ہے تو اس کے اوپر ان کا فرض تھا کہ وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے نا. تو وہ تو اشاروں کے نائوں میں چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. جب دل چاہتا ہے کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا. آپ سپورٹ کریں گے اس کی, جماعت اسلامی سپورٹ کرے گی عمران خان کی سپورٹ؟ عمران خان تو ایشو نہیں ہے نا, ایشو تو ملک کے بنیادی مسائل ہیں. سپورٹ اور اگینسٹ والی پوزیشن نہیں سر, الیکشن کے لیے اگر احتجاج ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کی الیکشن تو ہمارا مطالبہ ہے. آپ عمران خان کے ساتھ ہوں گے اس میں؟ عمران خان ایشو ہی نہیں ہے. اچھا, بس جو بھی یہ کرے گا انتخابات کے ساتھ ہیں ہم, انتخابات کے ساتھ ہیں. یعنی پھر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر انتخابات ہو, اس حکومت کو آپ نہیں چاہتے کہ ٹینیور مکمل اور اس ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. انتخابات کے نام پہ جو تماشا ہوتا ہے نا, اگر وہی ریپیٹ کرنا ہے. سر اب ایک نئی مہم آپ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, کراچی کی مردم شماری اور پوری گنتی. جی ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اب تک تو کوئی کام نہیں کیا گیا مردم شماری. دیکھیے یہ خانہ شماری بھی سٹارٹ نہیں ہوئی. ہاں, اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ان کے سر مطلب صاحب کی مرضی ہے, ذل سبحانی کی مرضی ہے, وہ جو چاہیں کریں, ہم غلاموں کی طرح, ہم رعایا کی طرح زندگی گزاریں. تو یہ ملک تو ہم نے بنایا ہے نا بھائی, اس ملک کے اصل حقدار تو ہم ہیں. ہم نے یہ ملک بنایا ہے, ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو احتجاجی تحریک کا سلسلہ چلایا جائے گا. جو لوگ خفیہ سازشی طریقوں سے مسلط ہو گئے آج سے 74 سال پہلے, تو وہ جو چاہیں اس قوم کے ساتھ کرتے رہے. تو ہم تو ظاہر ہے جو بنیادی ایشوز ہیں عوام کے اس پر بات کریں گے, بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور احتجاج وغیرہ بھی کیا جائے گا اگر مردم شماری نہیں ہوتی؟ کوئی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ کب تک نہیں سٹارٹ ہوگی تو پھر کیا جائے گا؟ اب تک تو کوئی ٹائم شیڈیول ہی نہیں ہے, بلکہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ملک کو ایسے چلاتے ہیں جس طرح سے کوئی آپس میں مذاق بھی نہیں کرتا. ہمارا جو حکمراں طبقہ ہے یہ ملک کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہیں, اور جب ملک بدحال ہوتا ہے تو ملبہ سارا اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, سارے دوسروں کے اوپر ملبہ ڈال کے سب آرام سے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اس ملک کے بنیادی مسائل ہیں, اور یہ مردم شماری جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے بہت گہرائی کے ساتھ. اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق طے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رائٹ ملے گا. آپ اپنی مرضی سے مردم شماری کرا دی, اپنی مرضی سے نادرا کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا جاری کر دیا. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کراچی کی آبادی یہ نہیں ہے. ساری دنیا کے کہنے سے مراد ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں, مثال کے طور پہ اقوام متحدہ کے جو طریقہ کار ہے, جو پاکستان کے ماہرین کہہ رہے ہیں, حکمرانوں کے کان پہ وہ تو ایک موج مستی چل رہی ہے, جو چاہو کر دو جس کے ساتھ. اچھا بالکل کوئی لیکن سر اس میں تو آپ مردم شماری کرنے والوں کو غلط کہیں گے یا جنہوں نے انڈورس کیا اور اس کا نتیجہ بھائی یہ جاری کیا اس کو غلط کہیں گے؟ جو جن کے پاس اختیارات ہیں, اقتدار ہے, جو جہاں بیٹھ کے جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے. سر وہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا کہ لوگ سمجھتے تھے میرے پاس اقتدار تھا, میرے پاس اقتدار تھا نہیں, پاور نہیں تھی میرے پاس. دیکھیے میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان کی ہے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. وہ نہیں, وہ کہتے ہیں پاور نہیں تھی میرے پاس. تو بھائی بتانا پاور کس کو, میں بظاہر حکومت کا سربراہ ضرور تھا لیکن. اچھا ایک بات میں آپ سے اور کہوں, یہ بات اس وقت کہنی چاہیے تھی جب وزیر اعظم تھے تو بڑا مزہ آتا, پھر اچھا تھا. اچھا چلیں آپ نے اس وقت نہیں کہی, دیر آیت درست آیت, اب کہہ دیتے تو اب تو کہیے, کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہی نہیں رہے, کہہ رہے میرے پاس ارے پاور نہیں تھے تو اس کو ایکسپلین تو کرو نا. لیکن یہ نہیں بتانا چاہتے کس کے پاس. وہ کہتے ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ کرپشن کو غلط نہیں سمجھتے. ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جملہ صرف یہ ہے سر کہ جن کے پاس طاقت ہے اس ملک میں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, مزیدار بات یہ ہے کہ میں کل ایک جگہ ایک مسجد میں شب بیداری میں تھا جی, تو وہاں لوگ کہنے لگے, بعد میں ہم چائے پی رہے تھے تو لوگ کہیں گے کہ یار اب لوگ نا ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ سن 70 میں ہم رہ رہے ہیں. اب پبلک کی سمجھ میں سب آتا ہے, پبلک سمجھنے سب لگی ہے, پبلک وہاں تک پہنچ گئی ہے اب سب سمجھنے لگے. آپ عمران خان کچھ نہیں بھی کہہ رہے سر, پہلے 10 سال کے بعد سمجھ نہیں رہے, لوگ سمجھ پھر بھی رہے. سر پہلے 10-15 سال کے بعد سمجھ میں آتا تھا کہ کیا ہوا, 70 میں کیا ہوا,
77 में क्या हुआ, लोगों के 87-88 में समझ में आया कि वो ये हुआ था, अब फौरन समझ जाते हैं, ये फर्क आ अब गया। जो हो रहा होता है तो वो ये समझ रहे होते हैं कि असल में ये हो क्या रहा है, सही नजर बात। तो ये आ रहा है और हो क्या रहा है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और। पसे आईना कोई और। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अच्छा सर, तो अब तालीम के हवाले से बताइएगा कि भाई जो तालीम के हवाले से सबसे पहले तो देखें डॉक्टर साहब, अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध ने ये जो प्रोग्राम किया है ये लाजवाब है। मैं अलीम कुरैशी साहब का, तलहा जुदून साहब का, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीम पे हुकूमतें वो तवज्जो देती नहीं देती। सारा प्राइवेट सेक्टर ही काम कर रहा है, वहाँ तो लूट मार मची हुई है। तालीम के नाम पे कोई बजट ही नहीं रखो, कुछ भी नहीं रखो, और कौम मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा, लोग बहुत बुरे हो गए। लेकिन ये लोग जो कुछ कर रहे हैं अपने दायरे में कर रहे हैं, अपने अच्छा काम वसाइल के साथ, इनको गैर मामूली तौर पे मैं समझता हूँ इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध को अप्रिशिएट करता हूँ, और अलीम कुरैशी साहब, तलहा जुदून को और उनके साथ जो भी लोग हैं उन सबको। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चों का सबसे बड़ा हक ये है, इस मुल्क के हर बच्चे का ये हक है कि उसको मेयारी तालीम मिलनी चाहिए, और ये असल मसला है। और इस मसले को हमारे यहाँ से जो हमारा ज़हीन तबका है, हमारा जहन है जो इस मुल्क को तरक्की दे सकता है, वो तो सारा जो इस मुल्क में सिर्फ वो है जो रह नहीं सकता, जो बाहर जा नहीं सकता। तो जो जा सकता है वो सारे वसाइल हमारे जो ह्यूमन वसाइल हैं वो तो सब यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और हमारे मुल्क के हुक्मरानों को इससे कोई गरज नहीं है, और दूसरों के ऊपर मलबा डाल के कह दो कि लो मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा। भाई आप मुल्क के लोगों के साथ कर क्या रहे हो? सही बात तो है। इसलिए तालीम के दायरे में मैं समझता हूँ कि जो भी एफर्ट करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तालीम हक है, तालीम के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और तालीम का मसला बिल्कुल वैसा ही है। पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत नहीं हो सकता अगर यहाँ की तालीम मजबूत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक है। शगुफ्ता सबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शगुफ्ता सबा साहिबा, आगोश ट्रस्ट के बारे में बताइएगा, किस तरीके से वर्किंग की जाती है, किस तरीके से लोगों के लिए ये जो ओल्ड होम बनाया हुआ आपने कैसे चलता है? में ऐसी ख़वातीन हजरात जो बेसहारा होते हैं, जिनके अपनों ने उन्हें बेसहारा कर दिया होता है, उनको हम होमली इन्वायरमेंट में 24 आवर उनकी ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन भी हैं, जेंट्स भी हैं, उनको रिहाइश फराहम करते हैं, घर जैसा माहौल फराहम करते हैं, उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ केयर होती है, और जो दुख और गम वो झेल कर आए होते हैं उनका मदावा करने की कोशिश की जाती है। और आगोश ट्रस्ट खाली ओल्ड होम पे ही काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम कर रहा है। ऐसे जो ज़ईफ़ और माजूर लोग हैं जो कि अपना रोज़गार ख़ुद नहीं कर सकते, उनको मंथली बेसिस पे उनके डोर स्टेप पे मेडिसन, ग्रॉसरी फराहम की जाती है, बग़ैर किसी तशरीह के, बग़ैर किसी तस्वीरों के, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। और इसके अलावा जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी में सपोर्ट उन्हें किया जाता है। और ऐसी ख़वातीन जो कुछ घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, उनको जैसे कि अगर वो सिलाई करना चाहती हैं, उस सिलाई की उनकी ट्रेनिंग उनको घर में बैठ के दिलवाई जाती है, उनको मशीनें फराहम की जाती हैं, उनको घर में बैठ के रोज़गार फराहम किया जाता है। अच्छा, तो उनके साथ रोज़गार भी फराहम किया जाता है और साथ में उनको एक आगोश भी दी जाती है, घर भी दिया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो लोग इसमें चाहें आपकी मदद करना, वो कैसे मदद करें आपकी? बिल्कुल, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो तो मुखिर हजरात की मदद के तहत ही चलती हैं। ज़कात, अतियात, और ये रमज़ानों का बाबरकत महीना है, इस महीने में तो मैं समझती हूँ ऐसे इदारों को दिल खोल कर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इदारे तो चलते ही मदद के तहत हैं। अच्छा, इनको सपोर्ट के कोई तरीका है आपको? आगोश ट्रस्ट का बैंक अकाउंट है, अकाउंट में डिपॉजिट कराया जा सकता है। हमारी पेज है आगोश ओल्ड होम के नाम से, आगोश ओल्ड होम के नाम जी, उसको सर्च किया जाएगा, उस पर तमाम डिटेल, हमारी अकाउंट की डिटेल भी आ जाएगी। एक अगर बुजुर्ग की किफालत कोई लेना चाहे तो तकरीबन कितने का खर्चा आ जाता है? देखिए, डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी है, उनको मेडिसिन किस तरह की चाहिए, उनको केयर किस तरह की चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग बेड रिडन है, उनको पैम्पर की नीड होगी, उनको ज़ाहिर अटेंडेंट की नीड होगी, जी, तो जाहिर सी बात है उनका अमाउंट दूसरा होगा।
اور ایک نارمل تندرست آدمی کا اماؤنٹ تندرست تو خیر نہیں ہوتے, اولڈ ایج تو یہ کہ ویک تو ہوتے ہی ہیں. کتنی عمر سے کتنی عمر تک کے لوگ آپ کے پاس؟ میرے پاس 97 ایئرس اولڈ. اسٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ 50 60 کہاں سے؟ ہاں 50 سے. 50 سے اسٹارٹ. میرے پاس ویسے کچھ بچیاں بھی ہیں جو MR ہیں, مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, بلائنڈ ہیں, وہ بچیاں بھی آغوش میں ہیں. اور ان بچوں کو بھی جو کہ یتیم بچیاں ہیں, ان کا کوئی ہے نہیں دنیا میں, تو ان کو بھی, ان کی بھی کفالت کی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ پھر اولڈ لوگ جو ہو گئے 50 سال سے اوپر کے لوگ آپ کے پاس موجود. ٹھیک ہے. کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے آغوش ٹرسٹ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کی تھینکس فل ہوں, اور الائنس آف پرائیویٹ اسکولز کی شکر گزار ہوں کہ اتنا شاندار پروگرام انہوں نے ماشاءاللہ پورے مہینے کیا, اور بہت زبردست پروگرام رہا. اس حوالے سے میں بچوں کے لیے میسیج دینا چاہوں گی کہ بچوں کو چاہیے کہ جو اپنی گھر میں بزرگ ہیں ان کو محبت فراہم کریں, ان کو اولڈ ہوم میں نہ جانے دیا جائے. اگر بچے چاہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو نانی دادی کو اولڈ ہوم میں جانے سے روک سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا پیغام دیا. علیم قریشی صاحب کیا کہتے ہیں سر, اتنا ماشاءاللہ کامیاب پروگرام آپ نے پیش کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کا بالخصوص تہہ دل سے مشکور ہوں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے مرکزی چیئرمین کی حیثیت سے کہ اتنا اچھا, اتنا عمدہ پروگرام, اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا, اور پورا مہینہ اس کو لے کے چلے الحمدللہ پابندی کے ساتھ. ہماری خدمت بھی کی آپ نے, اور بہت اچھے انداز سے ہمیں لے کے چلے, اور اچھے مہمان ہم لے کے آئے, ان کو آپ نے بڑی عزت دی اور بہت عزت کے ساتھ ان کو رکھا. دوسرا یہ کہ آپ کی جو ٹیم ہے, آپ کے جو کیمرہ مین ہیں اور جو فوٹوگرافر ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لولی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پکچرز بناتے ہیں ہماری, اور سلمان کافی محنت پہ لگے بہت زیادہ. اور سب سے بڑے شکریہ جو ہے ڈائریکٹر صاحب ہمارے ندیم عثمانی, جو ہمارے ساتھ پیش رہے, جن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا پروگرام. میں ان کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے. میرے ساتھ طلحہ جدون بھی ہیں, اور مرکزی ہمارے کراچی ڈویژن کے ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی محنت ہے. جی آصف صاحب جو ہیں میٹرو کے, ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ منعقد کرایا یہ پروگرام پچھلے سال کی طرح. اور الحمدللہ تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ پرسوں اگر عید ہوتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا, ایک دن ہمیں مل جائے گا تو ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم ایک پروگرام کریں گے, صرف ٹیم کے ساتھ. ہاں ٹیم کے ساتھ. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو. نہیں سر, ویلکم, موسٹ ویلکم. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میری ایک گزارش تھی کہ جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے اور سارا سال جو ہے وہی کیفیت رہے, نمازی بن جائیں ہم, اسی لیے روزے رکھے جاتے ہیں رمضان کا. اسی طرح سے جو ہے نا یہ پریکٹس جو ہماری اس وقت چل رہی ہے, اس کو کنٹینیو کریں, اس کو کنٹینیو آپ رکھیں. یعنی الائنس آف پرائیویٹ اسکول کے ساتھ تعاون کریں کہ میٹرو کا جو پروگرام جو ہے نا گاہے بگاہے. یہاں ہم بریک لینا چاہیں گے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ناظرین, اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے, اور آج کے اس مقابلے کی جو پہلی پارٹیسپینٹ ہیں یہ ہیں حافظہ لائبہ. تو حافظہ لائبہ تشریف لائیے. میناریٹ ماڈل اسکول کماڑی کراچی سے ان کا تعلق ہے. حافظہ لائبہ, ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ یہاں آئیں, تشریف لائیں اور جو ہے نا اس مقابلے میں شریک ہوئی. آئیں. جی, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حافظہ لائبہ ہے. میں میناریٹ ماڈل اسکول کی طالبہ ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے, شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے, چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے,
چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ صدر ذی احتشام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، اپنی سوچ اور تخیل کے طہارت سے سجے لفظوں کو عرق گلاب اور کستوری سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی سے سیرت النبی کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ سامعین محترم، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا بول بالا تھا، انسانی قدریں ناپید تھی، انسان گروہوں میں تقسیم در تقسیم تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت امن کی متلاشی تھی۔ تو پھر خداوند کی رحمت کو جوش آتا ہے، انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اس چاند کو فرش پر مبعوث فرماتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، جو چھوٹوں پر شفقت کرتے، بڑوں کا احترام کرتے، نرمی سے بات کرتے، کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلنے کے باوجود بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، مکہ کے کفار کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا، طائف والوں کے پتھر برسانے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا مانگی۔ میرے آقا تو ٹوٹی بوریوں پر بھی بیٹھ کر شہنشاہ نظر آتے تھے۔ الغرض، میرے آقا کی سیرت بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں اپنے جذبات اس شعر سے سمیٹتی ہوں۔ وہ دانا ہے سب الختم الرسول مولائے کل جس نے، وہ دانا ہے سب الختم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حافظہ لائبہ تقریر پیش کریں گی، بہت اچھا انداز تکلم، خوبصورت انداز میں تقریر پیش کی۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہیڈ لائن بریک ہے، اس کے ہیڈ لائنز کے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سیگمنٹ ہے علم و آگاہی، الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب موجود ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شگفتہ صبا صاحبہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علیم قریشی صاحب موجود ہیں۔ یہ تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ اپنے تقریری مقابلے کی جانب بڑھنا چاہیں گے۔ ایک پارٹیسپینٹ، ایک طالبہ جو ہیں وہ اپنی تقریر پیش کر چکی ہیں، حافظہ لائبہ، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا اریج عمران کو کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کا تعلق دا رائل سٹی اسکول سسٹم ایف بی ایریا کراچی سے۔ آئیے بیٹا اریج، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، نیچے کر لیجیے، اور ہاں بس تھوڑا ہاں دور سے اگر آپ تقریر کریں گے نا تو زیادہ اچھی آواز آئے گی۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام اریج عمران ہے۔ بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے نجات بھی، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے نجات بھی، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ماہ رمضان۔ جناب صدر، کسی کی آمد ہمارے لیے باعث تسکین و جاں ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کون ہے اور ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ فی الحال میں بات کروں گی ماہ رمضان کے بارے میں۔ اس کی آمد کی خوشی سے ہر ایک مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، بلکہ یہ کہنا فی الوقت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی آمد سے نہ صرف ایک مسلمان بلکہ امت
उम्मत मुसलमान के लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर लिया जाता है। जनाब सदर, इस महीने के इस्तकबाल के लिए हमें अपने अंदर सवाल पैदा करने की तैयारी करनी होगी, वो सवाल जिनके जानिब माह रमजान हमें तवज्जो कराता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ। जनाब सदर, रमजान का लफ्ज रॉ मीम दौद से बना है, जिसके मायने जलने और मिटाने के हैं। इस महीने को रमजान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोमिन की गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। जनाब सदर, इस महीने की अहमियत और फजीलत का अंदाजा सिर्फ बात से लगाना काफी है कि हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के इंतजार फरमाते थे। जनाब सदर, रोजे का क्या मतलब है? जनाब सदर, मैं यही सवाल आज आपसे करने आई हूँ कि रोजे का क्या मतलब है। जनाब सदर, ये बात सबई ने की है कि रोजे में हम पूरा दिन भूखा प्यासा काटते हैं, क्योंकि कुरान बचाओ मुहिम तो है नहीं, बल्कि इस महीने में तो मोमिन का रिज़्क बढ़ जाता है। फिर अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि उसका बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहे? जब एक माई गवारा नहीं करती, अगर उसका बेटा सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा हो तो तड़पने लग जाती है। फिर अल्लाह ताला जो एक इंसान से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि कुछ घंटों की मुशक्कत है लेकिन नतीजा बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन कराम, इबादत का वो खास महीना जिसे शारन मुबाशा यानी हमदर्दी और गमख्वारी का महीना करार दिया गया, कि जिसमें हर नेकी का बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है, कि जिसमें एक रात ऐसी है कि जिसकी इबादत का सवाब 1000 महीनों से अफजल है, कि जिसमें फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहो, कि जिसमें रोजेदारों का मामला खुद अल्लाह अपने सुपुर्द कर लेता है। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शिश पे हो पूरे कौम के गुनाहों को, तो फिर वो अपने गुनाहगारों को रमज़ान देता है। शुक्रिया। माशाल्लाह, जी अच्छा, यानी तकरीर पेश किया आपने, बहुत अच्छी। और नाज़रीन, अब हम अपने आखिरी पार्टिसिपेंट लाइबा माजिद, जिनका ताल्लुक़ ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से है, नॉर्थ आबाद कराची से। लाइबा माजिद, आइए तशरीफ़ लाइए, आइए। वनहमदु सल्ले अला रसूलिल करीम, अम्मा बास फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा नाम लाइबा है, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल की तालिब इल्म हूँ। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ़्ज़ खुशाई करने का मौका मिला गया है वो है रमज़ान और कुरान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाया, सुना कि जन्नत को रमज़ान मुबारक के लिए खुशबू की धुनी दी जाती है। जब रमजान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चली जिसका नाम मशेरा है। इसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाजे हल्के बजने लगते हैं। जन्नत के दरवाजे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जिब्राहील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश शयातीन को कैद करके गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो ताकि उम्मती मोहम्मदी के रोजे खराब ना कर सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कैद मनादी करने वाले को ये हुक्म देता है कि 3 मरतबा ये आवाज दो, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की अहमियत वज़ा करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती काश पूरे साल ही रमजान हो। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूंगी। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को वो फिर कुरान देता है। वमा अलैना इल्लल बला। ठीक है, थैंक यू, माशाल्लाह, अच्छी तकरीर आपने पेश की। नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने जजेस हजरात की जानिब और हम जानेंगे कि क्या आज के मुकाबले में जो नताइज हैं वो क्या रहे हैं। और साथ साथ में डॉक्टर साहब, डॉक्टर उसामा रज़ी से भी कहूँगा सर आप आ जाएं हमारे साथ। माइक अगर चाहें तो हटा लीजिएगा या देख लें जेब में, पॉकेट में रख लें ताकि आप जी। अच्छा, अब जी मुझे बताइएगा थर्ड नंबर पे आने वाली थर्ड पोजीशन हासिल की है लाइबा माजिद ने।
लाइबा माजिद जो अभी जी, लास्ट जिन्होंने तकरीर की, थर्ड पोजीशन लाइबा माजिद की है, दिलाइएगा थर्ड पोजीशन। आइए चला आप साइड में आ जाइए, वरना वो कैमरा सामने से लेगा तो फिर मसला होगा। थर्ड पोजीशन की ये शील्ड जो है ये दीजिएगा लाइबा माजिद को सर। इसके साथ साथ पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से सर ये गिफ्ट हैम्पर है, और मैडम ये गोबीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, ये आप दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ अच्छा सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं रखे हुए, नहीं जी सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है जी, देख लेते हैं सर। ये अभी हम पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर्स देना चाहेंगे जी, ये पिज़्ज़ा पॉइंट का वाउचर है बेटा, ये आपके लिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा पैरागॉन पब्लिकेशंस का तो गिफ्ट दे दिया हमने, ठीक है जी। चले बेटा आप तशरीफ रखें कैश प्राइस भी जी। कैश प्राइस भी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कैश नहीं, मेरे ख्याल ये है जी, कैश प्राइस है। बेटा इधर आ जाएं, लाइबा माजिद आ जाइए, तशरीफ लाइए। ये कैश प्राइस दिया आपको जा रहा है पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से, ठीक है। चलो बेटा, बहुत अच्छी तैयारी करना और शाबाश। ठीक है, सेकंड प्राइस बताएं सर। सेकंड प्राइज और फर्स्ट के लिए बड़ा टफ कंपटीशन था जी। लेकिन बहरहाल फैसला तो करना होता है, और कहीं ना कहीं वो है। तो मैं ये बस कहूंगा कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब मुझे तो बताइए हाफिज अरीज इमरान सेकंड पोजीशन। आइए बेटा, सही है माशाल्लाह, लिए बेटा, अरीज बहुत चलिएगा बेटा। शाबाश, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। चलिए सर, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है। अरीज बेटा तकरीर बहुत अच्छी थी आपकी, आप में शोला बयानी ज़्यादा थी, ठीक है। और ये लें मैडम, आप गोबीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। शोला बयानी भी ज़रूरी है अफसर। शोला बयानी बहुत अच्छी थी, ज़्यादा थी, मैटर भी बहुत अच्छा था। ये लीजिए बेटा, ये पिज़्ज़ा पॉइंट का जो गिफ्ट वाउचर है वो दिया जा रहा है। सेकंड पोजीशन पे अलीम कुरैशी साहब की तरफ से ये कैश प्राइज दिया जा रहा है आपको। देखें कितना इनाम मिला है आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा डिसाइड नहीं हो ना, तलफ़ुज़ को थोड़ा सा बेहतर कर लें, और वो भी सिर्फ एक चीज़ है बोलें, है नहीं बोलें, बस इसकी वजह से सिर्फ ये मार्क्स कटे, वरना आप फर्स्ट थी, ठीक है। बैठे, तो ऐलान की क्या जरूरत रही, बस माशाल्लाह सब हाफिजा जानते हैं लाइबा कि जो है, हाफिजा लाइबा साहिबा फर्स्ट पोजीशन पे आती हैं। आइए सर, ये शाबाश बेटा, बहुत अच्छी तकरीर थी आपकी। आप कराची की बड़ी मुकर्ररा बन सकती हैं, ये भी और बकिया दोनों भी। ये भी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुबारक हो। ये कैश प्राइस और तकरीर के लिए पैरागॉन अहम पब्लिकेशंस की तरीन जानिब चीज़ ये से है कि आप लोग मुताला कीजिए, खुद मुताला कीजिए, खुद तकरीर लिखिए। ये पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से सर ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, और साथ साथ ये लीजिएगा सर, गोबीज की जानिब से मैडम आप गिफ्ट हैम्पर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को दे के यहाँ से भेजते हैं, और रॉयल फन क्लब के भी अगर गिफ्ट वो वाउचर्स हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। हम देते हैं इसका रेफर पैरागॉन पब्लिकेशन की तरफ से जी, ये भी दिया जा रहा है। पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, ये भी ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। बैठे, और ये चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है सर, बस सर आपके लिए सर। हम मेजबान हैं सर, मैं हम तो देने के लिए आया था नहीं नहीं। ये पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से भाई, ये हमें सर आप रखें, हम तो रोजाना ही हमारे पास। तला साहब रखेंगे, जी। तला साहब, ये चेज डिपार्टमेंटल स्टोर का गिफ्ट हैम्पर मैडम शगुफ्ता साहब आपके लिए, ठीक है। और ये भी दे दीजिएगा, ये पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ठीक है। और ये एक गोबीस की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर है, ये लीजिएगा। खा के आना जाना है। ठीक है। अच्छा जजेस के लिए भी गिफ्ट हैम्पर दें सर, जजेस को गिफ्ट हैम्पर दे दीजिएगा, मैं दे देता हूँ। पैरागॉन के बस, ठीक ठीक ठीक। ये पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर लाइएगा, बहुत अच्छी लाइए तकरीर सर। है। अच्छा अब जी जी आइएगा, ये लीजिए, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, थैंक यू।
फैज़ान कुरैशी साहब आइए, तशरीफ़ लाइए, आपको बुलाना चाहूँगा आज। अगर तो आज ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होता है तो ये कुछ कहना चाहेंगे, कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे, इसलिए इनको बुलाया यहाँ गया। पर सबसे पहले तो उस रब का हम जितना शुक्र अदा करें कम है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जी उसके बाद नहीं, माइक ले लें, सही है बात। माइक उसके बगैर जाएगी नहीं सर जी। उसके बाद यहाँ पर पहले रमज़ान से लेकर 29 रमज़ान तक, किमाड़ी से लेकर बल्दिया तक, सुरजानी से लेकर DHA तक, सिटी स्कूल से लेकर सर आदमजी स्कूलिंग सिस्टम तक के जिसकी फीस तकरीबन 15,000 सिटी स्कूल तकरीबन, और आदमजी स्कूल जिसकी तकरीबन फीस 700 से 800, तलबा और तालबात को यकसा मौके दिए। इसी तरीके से वो चैनल कि जिसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ लगी रही और इंतहाई ज़्यादा जिन्होंने मेहनत करी, और यहाँ पर एक ऐसा शख्स कि जब वो प्रोग्राम को होस्ट करता था तो मुझे कुछ ख़वातीन ने जो बतौर माँ की हैसियत से उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इनके लिए हम भरपूर मतलब इनके दुआ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक उस्ताद अपना किरदार अदा करता है तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब ने यहाँ पर वो किरदार अदा करा है कि प्रोग्राम से पहले बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, बच्चों की तैयारी के हवाले से मालूम करना, बच्चों को भरपूर तरीके इनकरेज करना, तो ये तमाम का तमाम किरदार इन्होंने यहाँ पर अदा करा है। तो इसके लिए मैं नहायत ही वाजिब एहतराम अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के चेयरमैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इनको एजाजी बुके पेश करें इनकी शानदार होस्टिंग के ऊपर। Thank you, sir. ये यकीनन थैंक यू। तारीफ के लायक हैं कि इन्होंने जिस तरीके से हमारे तमाम मेहमानान को इज्जत दी, तमाम के तमाम तलबा और तालबात को एक बेहतरीन उस्ताद का किरदार अदा किया इन्होंने यहाँ पर। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इनको मिठाई का तोहफा भी पेश करें, हो सकता है कि ये हमारा आज आखिरी प्रोग्राम हो। और मैं अलायंस ऑफ प्राइवेट Thank you. स्कूल की कोर कमेटी की जानिब से ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम या ये हमारा सिलसिला सिर्फ चलता रमज़ान की रहे। हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसको मजीद आगे बढ़ना चाहिए, इसको दीगर भी हमें इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए। जज़ाकुमुल खैर व जज़ा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान कुरैशी साहब। अलीम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी आपने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश किया और जिस तरीके से इस पूरे 30 दिन अलीम कुरैशी साहब जिस तरह आते रहे, स्कूल वालों को मुबारकबाद की मुस्तहिक है बहुत जदून ज़्यादा। साहब का मेन किरदार हनीफ जदून साहब का भी बहुत किरदार है, इत्तिकाफ तला में है, जदून साहब, उनके लिए भी दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए भी दुआएं हैं। बहुत से हमारे लोग जो रोज़ाना आते रहे, शगुफ्ता सबा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फैज़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह रोज़ाना आपकी मेहनत और तमाम चीज़ें लोगों के जदून साहब सामने। जी 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 तला जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। बहरहाल नाज़रीन, हमारी कोशिश यही रही कि एक अच्छा प्रोग्राम पेश करें इंशाल्लाह। अगर तो कल ईद होती है तो फिर हमारा ये आज का लास्ट प्रोग्राम होगा। हम कोशिश ये करेंगे कि इस प्रोग्राम को रेगुलर बुनियादों पे भी अपने चैनल से टेलीकास्ट करें ताकि बच्चों के मुकाबलों की ये तमाम चीज़ें इसको फ़रोग़ दिया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे वक्फ़ा लेना चाहेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो दूसरे सेगमेंट यानी इफ्तार के पकवान में होंगे। मुझे बुलंद इकबाल को इस सेगमेंट के लिए इजाज़त दीजिए। आप तमाम मेहमान गिरामी का, तमाम अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल जो सिंध के लोग हैं वो और हमारे जजेस हजरात जो, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा वक्फा।